Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing with first chapter, the Cold War and the non-aligned movement, and this is the second part. In previous video lecture we have read about the first chapter, what we have to learn in chapter first, that was a introductory video. In this video we are discussing क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में और इसको समझेंगे कि क्या है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और कोल्ड वॉर में इस घटना का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। In April 1961, the leaders of USSR were worried that the USA would invade communist-ruled Fidel Castro। ये पीरियड जो है 1960-62 का, ये इन दो सालों के बीच की कहानी है। पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये कहानी है क्यूबा की, और जैसा कि इसके टॉपिक से लग रहा है कि कोई मिसाइल क्राइसिस क्यूबा में हुई थी, जिसके बारे में ये पूरा टॉपिक है। तो ये बिल्कुल सही है कि क्यूबा में एक मिसाइल क्राइसिस हुआ था इन 60s। उसको हम लोग आज समझेंगे कि किस तरह 1961 में अप्रैल में द लीडर्स ऑफ यूएसएसआर वर वरीड दैट द यूएसए वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल्ड फिदेल कास्त्रो। क्यूबा जो है वो एक छोटा सा कंट्री है, ठीक यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ में, और ये एक आइलैंड है, इसके चारों ओर समुद्र है। तो ये छोटा सा जो जगह है, वहाँ पे जो द्वीप है, वहाँ पे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के इन्फ्लुएंस में एक जो डिक्टेटर थे वहाँ के, जिनका नाम था बटिस्टा, वो वहाँ रूल किया करते थे। तो वो जैसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता था वैसा वो करते थे, लेकिन वहाँ पर फिदेल कास्त्रो का प्रभाव बढ़ने लगा और उन्होंने उनकी सत्ता को समाप्त किया, बटिस्टा के सत्ता को समाप्त किया, और वहाँ पर एक कम्युनिस्ट शासन लेकर के आया इन क्यूबा। तो क्यूबा में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी वो फिदेल कास्त्रो की निगरानी में बनी, और ये देख करके अमेरिका को बहुत बुरा लगा, और 1961 से पहले उसने छोटे मोटे युद्ध वहाँ पे किए, लेकिन उनको फिदेल कास्त्रो ने आसानी से यूएस गवर्नमेंट का जो भी पहल होता था उसको नाकाम कर देते थे। तो ऐसा लगने लगा यूएसएसआर को कि यूएसएसआर ऐसा समझता था कि वो जो मार्क्स विचारधारा है, कम्युनिज्म का विचारधारा है, उसको पूरी तरह से वर्ल्ड में वो गाइड करता है, वो एक तरह से उसको प्रोटेक्ट करने वाला है, ऐसा वो सोचता था। और क्यूबा जो था वो एक छोटी सी कंट्री थी, लेकिन वहाँ पर सोशलिज्म था, यानी कि कम्युनिस्ट सरकार थी वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर इस बात से परेशान हुआ कि कहीं क्यूबा पे अमेरिका कब्जा ना कर ले, क्योंकि बिल्कुल उसके सटे क्यूबा है। तो उसको ये कहीं ना कहीं संदेह हुआ यूएसएसआर को, यानी सोवियत संघ को, ये एहसास हुआ कि कहीं क्यूबा पे अमेरिका अपना प्रभुत्व ना कायम कर ले और वहाँ जो कम्युनिस्ट सरकार है उसको ख़त्म ना कर दे, क्योंकि वो छोटी सी जगह है, छोटा सा द्वीप है क्यूबा। तो पहले हम लोग मैप में देखते हैं कि क्यूबा को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यूबा कैसा दिखता है मैप में। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बच्चों, फिदेल कास्त्रो जो थे उन्होंने मदद मांगी यूएसएसआर से कि अगेंस्ट अमेरिका हमको कुछ मदद कीजिए। तो क्यूबा वाज एन एलाई ऑफ सोवियत यूनियन। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये सोवियत यूनियन के ग्रुप में था क्यूबा, क्योंकि ये एक सोशलिस्ट कंट्री बन चुका था, एंड रिसीव बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। और ये यूएसएसआर से फाइनेंशियल एड और डिप्लोमेटिक एड जो है वो उसको प्राप्त होता था, कूटनीतिक तौर पे
और फाइनेंशियल तौर पे ये कहीं ना कहीं यूएसएसआर के ऊपर डिपेंड था, क्योंकि यहाँ पर एक कम्युनिस्ट सरकार थी और वो क्यूबा जो था वो यूएसएसआर के ब्लॉक में शामिल हो गया था। जो दो ब्लॉक्स बने थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोल्ड वॉर के समय में दो ब्लॉक्स बन गए थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ब्लॉक था और एक यूएसएसआर का ब्लॉक था। तो जो भी कंट्री जिस आइडियोलॉजी को बिलीव करती थी, ये कैपिटलिज्म को मानते थे अमेरिका वाले, और सोवियत संघ के लोग सोशलिज्म को मानते थे। ये दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी और इन दोनों आइडियोलॉजीज से मिलती जुलती जितनी भी कंट्रीज थी, सब ने अपना अपना पाला चुन लिया था कि वो या तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ रहेंगे या यूएसएसआर के साथ रहेंगे। तो वैसे ही एक क्यूबा भी कंट्री थी जहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार थी और उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो सोवियत संघ के साथ रहेगा और सोवियत संघ उसको डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रोटेक्शन उसको दिया करता था। निकिता क्रुश्चेव ये लीडर थे यूएसएसआर के। निकिता क्रुश्चेव, द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन, डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू ए रशियन बेस। इन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना रशियन मिलिट्री बेस के हिसाब से क्यूबा को वो यूज़ करें एज ए रशियन मिलिट्री बेस, उसको अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहते थे। अब चूंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ठीक नीचे है क्यूबा, जैसा कि हम लोगों ने मैप में देखा कि क्यूबा जो है वो बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नीचे है, यानी साउथ में है। तो वहाँ से उसकी दूरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बहुत कम है और वहाँ पर अगर यूएसएसआर अपना मिलिट्री बेस बना लेता है तो ये समस्या उत्पन्न हो सकती है कभी भी अमेरिका के खिलाफ। यूएसएसआर चाहता था कि वो भी कहीं नज़दीक किसी देश में अपना मिलिट्री बेस बनाए ताकि ये जो दो पोल्स हैं दोनों में बैलेंस बना रहे, तो पावर का बैलेंस बना रहे। जो था वो अमेरिका का बेस बना हुआ था मिलिट्री बेस, इसलिए यूएसएसआर ने ये सोचा कि क्यों ना क्यूबा को वो अपना मिलिट्री बेस बना दे। इन 1962 ही प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा, और निकिता क्रुश्चेव ने 1962 में क्यूबा में अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को वहाँ पर रख दिया इन क्यूबा, यानी कि वो क्रुश्चेव जो थे उसने अपना मिलिट्री बेस एक तरह से क्यूबा को बना लिया इन 1962। द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस वेपन्स, जब ये वेपन्स यानी न्यूक्लियर वेपन्स क्यूबा में इंस्टॉल हो गए, पुट द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर फायर फ्रॉम द क्लोज रेंज। अब ये जो था एक ज़बरदस्त थ्रेट था यूएस के लिए, क्योंकि उस समय जो मिसाइलें हुआ करती थी वो बहुत लंबी दूरी की नहीं हुआ करती थी। तो अगर यूएसएसआर अगर चाहे कि अपने यूएसएसआर से वो अमेरिका को टारगेट करे, तो शायद उतनी लंबी दूरी की मिसाइलें उस समय यूएसएसआर के पास नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने क्यूबा में अपना मिसाइल्स इंस्टॉल कर दिया, न्यूक्लियर मिसाइल्स, तो ये एक ज़बरदस्त थ्रेट था अमेरिका के लिए कि वो एक शॉर्ट डिस्टेंस से वहाँ पे मिसाइल से अटैक कर सकता था और उसके रेंज में लगभग पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ चुका था। The installation of these weapons put the US for the first time under fire from close range and nearly doubled the number of bases or cities in America mentioned which could be threatened by USA। अब जितने टारगेट वो पहले कर सकता था, जितने जगहों को अमेरिका में, अब उससे दूने से ज़्यादा जगहों पे वो अपनी पहुंच बढ़ा चुका था बाय पुटिंग न्यूक्लियर वेपन्स इन क्यूबा। तो ये एक बहुत थ्रेट था अमेरिका के लिए कि यूएसएसआर बिल्कुल उसके बगल में पहुंच चुका है विथ न्यूक्लियर वेपन्स। तो बच्चों, अब बारी थी अमेरिका की कि वो रिएक्शन में क्या करता है। तो कैनेडी जो थे, जॉन एफ कैनेडी एंड हिज एडवाइजर वे आर रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग दैट माइट लीड टू फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज। अब जो कैनेडी साहब थे वो और उनके जितने भी सलाहकार थे, उन लोगों का ये मानना था कि हम लोगों को जल्दीबाजी में कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाना है जो फुल स्केल वॉर में इसको कन्वर्ट कर दे, और ये जो कोल्ड वॉर है
ये एक हॉट वॉर में चेंज हो जाए, यानी कि दोनों तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स कहीं इस्तेमाल ना होने लगे। ये एक डर अमेरिका को भी था और ये डर कहीं ना कहीं यूएसएसआर को भी था, क्यूबा को भी था। तो डर तो सभी का था, लेकिन एक टेंशन पूरे माहौल को गर्म कर रहा था। तो अमेरिका ने उस समय, बट दे वर डिटरमाइंड टू गेट क्रुश्चेव टू रिमूव द मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम क्यूबा। उन्होंने ये उनका मानना था अमेरिकन्स का कि वो कहीं ना कहीं निकिता क्रुश्चेव को मनाने में कामयाब हो जाएंगे और निगोशिएशंस के दौर में ही ये सब बातें सेटल होंगी कि किस तरह से क्या किया जाए और यहाँ कोई वॉर ना हो। इस बात का हमेशा उन लोगों को ख्याल रखना, उन लोगों ने ख्याल रखा कि कहीं ये वॉर में ना चेंज हो जाए। और उनका मानना था कि इतने समझदार तो निकिता क्रुश्चेव भी हैं कि वो कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहेंगे। तो एक निगोशिएशन ही एक रास्ता बचता है जिसके माध्यम से कोई हल इस बात का निकाला जा सके कि इस क्राइसिस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो लेकिन एक प्रेशर कैनेडी की तरफ से भी माउंट किया गया वहाँ पे कि कैनेडी ऑर्डर अमेरिकन वॉरशिप टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप हेडिंग टू द क्यूबा एंड मेड ए ब्लॉकेज। अब अमेरिकन फोर्स ने क्या किया कि क्यूबा को शिप के जरिए, चूँकि वो एक आइलैंड है, तो उसको चारों तरफ से अमेरिकन शिप ने घेर लिया और ये कहा कि हम लोग इस बात का इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कोई यूएस का जो जहाज़ आ रहा है वो कहीं कोई मिसाइल और कोई वेपन्स लेकर तो नहीं आ रहा है, इस बात की हम लोग जांच करेंगे। और इस जांच के बहाने उन्होंने चारों तरफ से अपने शिप के जरिए, नेवल शिप के जरिए उनको क्यूबा को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। यानी कि अब कुछ भी अगर क्यूबा में होगा तो तुरंत उनकी गिरफ्त में क्यूबा है, क्योंकि चारों तरफ से क्यूबा को अमेरिकन शिप्स ने घेर रखा था। तो एक तरह से ये क्यूबा के ऊपर भी एक प्रेशर माउंट हुआ और यूएसएसआर इतना दूर है कि वहाँ से क्यूबा के लिए मदद आने में जो समय लगेगा तब तक तो यहाँ अमेरिका सारा कहानी समाप्त कर चुका होगा। तो कहीं ना कहीं अब सोवियत संघ और क्यूबा भी प्रेशराइज्ड हुए जब अमेरिका ने चारों तरफ से शिप के जरिए क्यूबा को घेर लिया। तो उनको भी प्रेशर में आना तो था ही, क्योंकि उनको चारों तरफ से घेर लिया गया था और मदद आने में सोवियत संघ से काफ़ी समय लग सकता था। दिस क्लैश मेड होल वर्ल्ड नर्वस। ये जो टेंशन व्याप्त हो गया कि मिसाइलें कभी भी चल सकती हैं, कभी भी वॉर हो सकता है। वॉर का जो टेंशन था, ऐसा नहीं था कि केवल क्यूबा, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच ही था, क्योंकि जो कंट्रीज दोनों में से किसी भी ग्रुप में थे, अगर कोई न्यूक्लियर वॉर होता है या कोई हॉट वॉर शुरू हो जाता है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, तो उस समय दोनों तरफ की कंट्रीज भी उसमें इन्वॉल्व होंगी और एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप वो ले सकता था। तो इन सब के कारण पूरे विश्व के देशों में इस बात का डर बैठा हुआ था कि, और लोग हालात पर नज़र बनाए हुए थे कि आखिर आगे क्या घटनाक्रम रहता है। लेकिन इतना तो था ही कि लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी का अंत देखा था कि कितना बुरा और कितना दर्दनाक था वो। तो ये तो निश्चित था कि बहुत आखिरी सॉल्यूशन यही हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर। लेकिन ऐसे जल्दीबाजी में कोई न्यूक्लियर वेपन चलाए नहीं जाएंगे अब। और हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक ऐसे ही चल रहा है कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी तो जरूर देता है, लेकिन कोई चलाने की हिम्मत नहीं रखता है और नहीं चलाया जा सकता है। इससे मास का एकदम अंत हो जाता है, मास डिस्ट्रक्शन होता है इससे। तो इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल तो नहीं होना चाहिए। तो यही देखते हुए और जो टेंशन क्रिएट किया यूएसएसआर ने अगेंस्ट अमेरिका, अमेरिका ने भी कुछ प्रेशर अपने तरफ से बिल्डअप किया क्यूबा को घेर के। तो दोनों तरफ से टेंशन व्याप्त हुआ और अब नतीजा ये हुआ कि दोनों लोगों को टेबल पे निगोशिएशंस के लिए आना पड़ा। इवेंचुअली आफ्टर निगोशिएशन बोथ साइड डिसाइडेड टू अवॉइड वॉर। और अंत में निगोशिएशन के जरिए ये बातें तय हुई कि अब वॉर को ख़त्म, कोई वॉर नहीं होगा, है ना, और इसको कोई एक समझौता किया जाए यहाँ पे। तो समझौता हुआ कि सोवियत यूनियन विड्रॉज मिसाइल फ्रॉम क्यूबा।
कि सोवियत संघ जो है वो अपनी मिसाइलों को क्यूबा से हटा लेगा और अमेरिका जो है वो कभी इन्वेड नहीं करेगा इन फ्यूचर क्यूबा को, और क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री बनी रहेगी और उसका इन्वेशन यूएस कभी नहीं करेगा। इस निगोशिएशन के जरिए ये बातें तय हुई, और ये भी बात हुई कि भविष्य में जो यूएसएसआर के बगल में टर्की है, जहाँ पर उसने मिसाइल्स रखे हुए हैं, अपने बेस बनाया हुआ है अमेरिका ने, वो भी वहाँ से अपने मिसाइलों को वापस ले लेगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये जो कोल्ड वार है यहाँ पर एक निगोशिएशन के जरिए सॉल्व होता है। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज ए हाई पॉइंट ऑफ व्हाट कम टू बी नोन एज द कोल्ड वार। जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था वो हाई पॉइंट माना जा सकता है, जो कोल्ड वार था उसका ये हाई पॉइंट था। इसके बाद धीरे धीरे बातें कोल्ड वॉर की धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की जो घटना थी, जो पूरा घटनाक्रम हुआ, ये जो था ये क्लाइमैक्स था कोल्ड वॉर। द कोल्ड वॉर रेफर्ड टू द competition, the tension and a series of confrontation between United States and Soviet Union। ये जो कोल्ड वॉर है ये इसको रेफर किया जा सकता है एज ए कॉम्पिटिशन, टेंशन और सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच जितने भी कंपटीशन, टेंशन और कॉन्फ्रंटेशन हुए, ये सारे कोल्ड वॉर के अंदर आते हैं और इनको हम लोग कोल्ड वॉर कह सकते हैं। फॉर्चुनेटली हाउएवर इट नेवर एक्सकलेटेड इनटू ए हॉट वॉर। ये कभी हॉट वॉर में तब्दील नहीं हुआ, ये कोल्ड वॉर ही रहा, और सामना कभी एक दूसरे का नहीं किया इन लोगों ने, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन ने कभी आपस में हॉट वॉर यानी सामने सामने युद्ध कभी नहीं किया। लेकिन एक कोल्ड वॉर, एक टेंशन हमेशा वॉर के लाइक सिचुएशन हमेशा पैदा रही, इसको हम लोग कोल्ड वॉर कहते हैं। तो फॉर्चुनेटली हाउएवर इट नेवर एक्सकलेटेड इनटू अ हॉट वॉर दैट इज फुल स्केल वॉर बिटवीन दिस टू पावर्स। तो फुल स्केल वॉर में कभी ये कन्वर्ट नहीं हुई, ये हमेशा एक कोल्ड वॉर ही रही, और दोनों पोल्स के बीच में हमेशा टेंस सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन हमेशा बनी रही। इसको हम लोग कोल्ड वॉर के रूप में कह सकते हैं। द कोल्ड वॉर वॉज नॉट सिंपल ए मैटर ऑफ पावर रिवाइल्स, ऑफ मिलिट्री अलायंस एंड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। दिस वेर कॉम्पिटेड बाय अ रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। ये जो कोल्ड वॉर रहा, ये कोई पावर रिवाइवल की बात नहीं थी कि सिर्फ पावर गेन करना है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। ये तो था ही, बट केवल यही उद्देश्य नहीं था। या फिर बैलेंस ऑफ पावर की बात, कि पावर को बैलेंस किया जाए, ये भी बात थी, लेकिन केवल यही बात नहीं थी कि पावर को बैलेंस करना है। ये एक सही मायने में एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट थी, यानी कि दो आइडियोलॉजीज़ के बीच में ये संघर्ष था, जिसको हम लोग कोल्ड वॉर कह रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं था कि बैलेंस ऑफ पावर का ही खाली गेम था या सिचुएशन थी, या फिर पावर गेन करने की बात थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये बातें तो उसके साथ साथ इंक्लूड थी, बट मेन जो लड़ाई थी वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी, वो विचारों की लड़ाई थी। तो द वेस्टर्न अलायंस यानी कि यूएस, द वेस्टर्न अलायंस headed by US represented the ideology of liberal democracy and capitalism। US जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म की बात करता था, और वहीं दूसरी तरफ द ईस्टर्न एलाइज headed by the Soviet Union was committed to the ideology of socialism and communalism। ये सोशलिज्म और कम्युनलिज्म की बात करता था। तो ये लड़ाई केवल पावर और बैलेंस ऑफ पावर की नहीं थी, बल्कि दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ की लड़ाई थी, और ये एक 45 इयर्स के लंबे अंतराल तक चली। लगभग ये 1945 से शुरू हुई और 1991 तक चली, जब तक डिसइंटीग्रेशन नहीं हो गया सोवियत यूनियन का। उस समय तक ये पीरियड जो है कोल्ड वॉर का चला। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोल्ड वॉर के बारे में और अच्छी तरह से समझेंगे।
तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों से और लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।